बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका डिप्रिसिएशन। सही है, तो डिप्रिसिएशन में हम एक अपना सवाल कर रहे हैं पास पेपर्स करने से पहले, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएं कि डिप्रिसिएशन में क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं और किस किस तरीके से इसके अंदर हमने डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी होगी। तो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ARD टेक्सटाइल्स के नाम से। ARD टेक्सटाइल्स ने स्टार्ट किया अपना काम काज कब? 1 जनवरी 2013 में। काफी पहले बनाया था मैंने सवाल, लेकिन आज भी इक्वली रेलेवेंट है। इट्स ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स आर एज फॉलोज। अगर आप देखें नॉन करंट एसेट्स का हमें कुछ डेटा दिया हुआ है और कह रहे हैं भाई 2013 में बिजनेस स्टार्ट हुआ और पहले से कोई मशीन्स पड़ी भी नहीं होंगी क्योंकि पहला साल है। 1 फरवरी को एक नई मशीन खरीदी, कितने की? 1 लाख की। पहले से कोई मशीन्स नहीं थी। 1 अगस्त में फिर दो और मशीन्स खरीदी। एक खरीदी है ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 35। अगर एक 35 की खरीदी तो दो हो खरीदी 70,000 की। फिर 2015 में हमारा कोविड चल रहा था, हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। लेकिन 2016 में क्या किया भाई कि जो मशीन हमने खरीदी थी वो हमने बेच दी। सही है, तो जो मशीन हमने खरीदी थी कब? 2013 में खरीदी थी, ये बता रहा है, जो कि 1 लाख की खरीदी थी, वो 16 में जाके बेच दी, 1 सितंबर में सोल्ड कर दी। सोल्ड का मतलब यहाँ पे डिस्पोजल कहलाता है कि हमने मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिप्रिसिएशन है यहाँ पे 15% स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड बोले या कॉस्ट मेथड बोले, बात एक ही। सही है। आगे कह रहा है नोट फुल ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इस पे हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह जब डिप्रिसिएशन पे बात करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में सर हमने बनाना है मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बोले, बिल्डिंग अकाउंट बोले, कंप्यूटर्स अकाउंट बोले, मोटर व्हीकल्स अकाउंट बोले, जब भी वो एसेट का अकाउंट बोलेगा इसका मतलब हमने जो बनाना है अकाउंट वो कॉस्ट का अकाउंट बनाना। सही है, किसका अकाउंट बनाना है? कॉस्ट का। तो यहाँ पे भाई मशीन का अकाउंट बनाना है तो मशीन का कॉस्ट अकाउंट बना। अब मशीन आपको पता है सर नॉन करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट जो है उसका नेचर जो होता है वो होता है डेबिट। तो बेटा जब एसेट का नेचर डेबिट है तो बैलेंस बीडी जो है वो हमेशा आना चाहिए डेबिट साइड पे। लेकिन अगर आप देखें कि बिजनेस स्टार्ट ही अभी हुआ है 2013 में, हमने 4 सालों के अकाउंट्स बनाने हैं, 13, 14, 15 एंड 16। एग्जाम में जो आता है वो मैक्सिमम 2 साल का आता है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए 4 साल डाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सही है, तो अब पहला साल है 2013। 13 से पहले हमारे पास कोई मशीन्स पड़ी हुई नहीं होंगी। अगर होती मशीन्स तो बैलेंस बीडी जो है वो आ जाता है डेबिट पे। लेकिन याद रखो जब भी पहला साल होगा तो फर्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। तो पहले से अगर बैलेंस बीडी नहीं है, पहली मशीन हमने खरीदी है 1 लाख की, तो हम एंट्री बनाएंगे मशीन डेबिट। मशीन आपको पता है सर एसेट है, जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और अगर कुछ ना बोले तो हम अज्यूम करेंगे हमने पेमेंट कर दी थ्रू चेक या थ्रू बैंक, तो हम रेफरेंस में क्या लिख देंगे? बैंक। अगर मेंशन ना करे सप्लायर का नाम तो हम अज्यूम करेंगे जो हमने मशीन खरीदी वो हमने खरीदी ऑन चेक या ऑन थ्रू बैंक। तो कैश नहीं लिखेंगे, अगर कुछ ना बोले तो बैंक लिखेंगे। पहले साल सर एक ही ट्रांजैक्शन था 2013 और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसको बैलेंस करेंगे। सर जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज होते हैं इनको बैलेंस करना जरूरी होता है। जो शॉर्ट साइड है सर वहां पे आ जाएगा बैलेंस सीडी। पहला साल है 2013। 2013 खत्म हो गया, 31 दिसंबर आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गई। अगर दोनों जगहों पे एक ही ट्रांजैक्शन है तो उनको दोबारा टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख का जो टोटल है वो भी कितना आएगा सर? 1 लाख। दोनों साइड इक्वल हो गई, यही टोटल है और यही ट्रांजैक्शन है। ये जो बैलेंस सीडी है 13 का, ये अगले पीरियड में बैलेंस बीडी बन जाएगा और 13 के बाद क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब आप देखें 14 में हमने क्या किया है। 14 में हमने अगस्त में दो नई मशीन्स खरीदी। एक खरीदी 35 की और कहां से खरीदी? होंडा से। अगर एक 35 की है तो दो खरीदी होंगी सर 70 की। तो हम एंट्री बनाएंगे मशीन अकाउंट डेबिट और रेफरेंस में अब हम बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि कह रहा है होंडा लिमिटेड से खरीदी है, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने उधार पे खरीदी है। सही। अगर वो पार्टी का नाम दे दे कि फला पार्टी से खरीदी है और वो ये ना बताए कि हमने पार्टी को पैसे दिए या नहीं दिए, तो हम अज्यूम करेंगे सर हमने जो मशीन खरीदी है वो चेक पे खरीदी है, उधार पे खरीदी। सही है, तो 1 लाख की बेटा पहले से मशीन पड़ी हुई थी और 70 की मशीन और खरीद ली। 1 लाख में 70 ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया सर? 170 हो गया। 170। अब जो शॉर्ट साइड है सर वो क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा शॉर्ट साइड पे। ये बैलेंस सीडी आ गया। दोनों साइड सर अभी इक्वल हो गई। सही, कोशिश करें कि जो टोटल है ये हमेशा एक दूसरे के सामने लिखें।
सही है। तो अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, तो अगर मैं ऊपर बैलेंस सीडी लिखता तो मुझे दोबारा टोटल करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, टोटल के सामने ही लिख दिया बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी भी है और ये टोटल भी है। सही है। ये वाला जो बैलेंस कैरेट डाउन है वही नेक्स्ट पीरियड दोबारा ब्रॉट डाउन बन जाएगा और 14 के बाद अगला साल आ जाएगा 15। 15 में अगर आप देखें सर सीन क्या है, 15 में हमने कुछ नए जो है वो एसेट्स जो है वो बाय किए या नहीं किए। 15 में सर हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, चाहिए। उसके बाद आ गया 16, लेकिन 15 को हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने बोला है 15 की भी अकाउंटिंग करनी है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे सर, जो ब्रॉट डाउन है वही क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा कैरेट डाउन बन जाएगा। जो बैलेंस बीडी है वही पूरे का पूरा बैलेंस सीडी बन जाएगा। यही हमारे ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन भी हैं और यही हमारे टोटल्स भी हैं। ये वाला जो बैलेंस सीडी है वही अगले पीरियड में हमारा बन जाएगा बैलेंस बीडी। ये जो कैरेट डाउन है अगले साल दिसंबर 15 के बाद आ गया जनवरी 16। सही है। अब 16 में अगर आप देखें हमने कोई मशीन खरीदी नहीं बल्कि उल्टा बेची है। याद रखें भाई, नॉन करंट एसेट के कंटेक्स्ट में जब भी कोई हम एसेट बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसको सेल्स नहीं लिखते। जब भी कोई नॉन करंट एसेट सर बेचते हैं तो उसमें हम लिखते हैं डिस्पोजल। सर जब मशीन खरीदते हैं तो एसेट बढ़ता है तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब मशीन बेच देते हैं तो मशीन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो सर मशीन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, सही है। तो डेबिट पे क्या आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा डिस्पोजल। सही। तो 170 की सर मशीन थी जिसमें से हमने 1 लाख वाली मशीन क्या कर दी, बेच दी। 170 की मशीन थी जिसमें से 1 लाख वाली मशीन हमने बेच दी। सही है। तो जो मशीन बिक जाएगी उसको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसका नाम होगा डिस्पोजल। याद रहे कि जितने में हमने बेची वो तो 40,000 था, लेकिन सर यहाँ पे हम वो अमाउंट नहीं लिखेंगे जितने में हमने बेची, बल्कि हम वो अमाउंट लिखेंगे जितने में हमने खरीदी थी। तो वो जो 2013 में बेटा हमने मशीन खरीदी थी वो 1 लाख की थी और वो मशीन अब बेच रहे हैं कितने में, 40 में। तो जितने में बेचा वो एंट्री यहाँ नहीं आएगी, वो बैंक अकाउंट में आएगी और वो डिस्पोजल अकाउंट में आएगी। सही। तो यहाँ पे से वो आएगा कि जो मशीन बेची उसकी क्या आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि हम ये कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं। 170 में से सर 1 लाख वाली मशीन बिक गई, अब कितने वाली मशीन रह गई सर, 70 वाली। सही। अगेन इनको बैलेंस करेंगे। जो शॉर्ट साइड है सर वहां पे आ जाएगा बैलेंस सीडी। तो देखें 170 में से 1 लाख वाली मशीन बेच दी, 1 लाख की नहीं बेची, 1 लाख वाली मशीन बेची है। सही है। तो अब जो मशीन रह गई सर वो क्या है, बैलेंस सीडी। हमेशा शॉर्ट साइड पे सर कैरेट डाउन आ जाएगा और बड़ी साइड पे क्या आ जाएगा सर, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अब ये वाला जो सर बैलेंस सीडी है वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। सवाल ये आता है सर कब तक बैलेंस बीडी बनाते रहोगे। सर जो रिक्वायरमेंट है उससे एक दिन आगे। रिक्वायरमेंट कब तक की है सर, 16 तक की, दिसंबर 16। तो एक दिन आगे बढ़ा देंगे, जनवरी 17। अगर रिक्वायरमेंट होती 2024 तक की तो 31 दिसंबर 24 अगर यहाँ आता तो यहाँ आ जाता 1 जनवरी 25। सही। तो ये मशीन अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट बड़ा सिंपल। बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट पे आएगा, बैलेंस सीडी हमेशा क्रेडिट पे आएगा। अगर पहला साल है तो कोई बैलेंस बीडी नहीं होगा। जब नया एसेट बाय करेंगे तो एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट पे लिखेंगे। अगर पैसे दे दिए तो बैंक लिखेंगे रेफरेंस में। अगर वो कह रहा है कैश से खरीदा है तो कैश लिखेंगे, कुछ ना बोले तो बैंक लिखेंगे। अगर वो कहता है उधार पे खरीदा है तो सप्लायर का नाम लिखेंगे। अगर वो बोले उधार पे खरीदा है लेकिन सप्लायर का नाम ना बताए, वैसे तो नाम बता देगा, अगर नाम ना बताए तो आप लिख देंगे यहाँ पे पेबल्स। सही है, पेबल्स लिख देंगे। सही है। जो शॉर्ट साइड है वो कैरेट डाउन और वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो ये सर आपका मशीन का कॉस्ट अकाउंट बनाना। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सर दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट बनाना बात की बात है, पहले हमें कुछ रफ वर्किंग करनी पड़ेगी सर, और हमें ये देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो कैलकुलेट कैसे होती है। तो डेप्रिसिएशन की बेटा कैलकुलेशन हमें सीखनी होगी। हमें देखना होगा सवाल में मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग है। तो बेटा अभी मैं इसको स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करवा रहा हूँ, बाद में मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कराऊंगा यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। सही, 20%। तो अभी हम इसको स्ट्रेट लाइन से सॉल्व कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारा और 20%। सही है। तो अब हम देखते हैं सर कौन कौन से साल है। पहला साल है 2013, फिर 14, फिर 15, फिर 16। अच्छा, अब देखें मेथड्स दो होते हैं और वैसे तीन होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे कोर्स में, एक रिड्यूसिंग है और एक और मेथड भी होता है जो कि छोटे मोटे एसेट्स के लिए होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
या शायद आपने पढ़ा होगा पहले, वो है रीवैल्यूएशन मेथड। सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन और एक रिड्यूसिंग। तो अभी स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, बाद में रिड्यूसिंग। अब देखें, स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो सर, दोनों के अंदर दो तरह की पॉलिसीज होती। स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो सर, दोनों के अंदर दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। एक होती है फुल ईयर पॉलिसी और एक होती है मंथ वाइज पॉलिसी। तो सर यहाँ कौन सी पॉलिसी यूज हो रही है? यहाँ पे फुल ईयर पॉलिसी यूज। फुल ईयर में हम क्या करते हैं, नॉर्मली लिखा हुआ है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। क्या होता है बेटा, जिस साल हम एसेट खरीदते हैं हमें मंथ काउंट करने की जरूरत नहीं है, चाहे एसेट खरीदे हुए पूरे 12 महीने हुए, चाहे उसको खरीदे हुए 6 महीने हुए या 3 महीने हुए या 1 महीना हुआ है या 2-3 दिन हुए। 2 दिन पहले भी अगर हमने एसेट खरीदा है ईयर एंड होने से पहले, लेकिन चूंकि हमने एसेट खरीद लिया 2 दिन पहले, तो हम चूंकि ईयर एंड पे एसेट मौजूद है तो हम पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे और हम मंथ को काउंट नहीं करेंगे। ये क्या है? ये फुल ईयर पॉलिसी। और जिस साल हम बेचेंगे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। यहां पे इसने बता दिया नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब जिस साल हमने एसेट बेचना है कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि अगर हमने पूरा साल चलाया और आखिरी दिन बेच दिया, सही, पूरा साल चलाया और 31 दिसंबर को बेच दिया, 30 दिसंबर तक यूज किया, तो हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि 31 का जो ईयर एंड हो रहा है वहां पे ये एसेट मौजूद नहीं। तो फुल ईयर में बेटा बहुत आसान है जिंदगी। जिस साल खरीदा पूरे 12 महीने के डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जिस साल बेच दिया कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ना करो। तो ये कौन सी पॉलिसी है? ये फुल ईयर। एक और पॉलिसी होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो होती है मंथ वाइज। मंथ वाइज में हम क्या करते हैं सर, जितने महीने हमने एसेट इस्तेमाल किया हम उतने महीने की ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर हमने 12 महीने यूज किया है तो 12 महीने की चार्ज करेंगे, 6 महीने यूज किया तो 6 मंथ्स की चार्ज करेंगे, 3 मंथ्स यूज किया तो 3 मंथ्स एंड सो ऑन। तो जितने महीने यूज किए उतने महीने की चार्ज करेंगे। तो वो कहलाता है बेटा मंथ वाइज पॉलिसी, या जो है वो टाइम प्रोपोर्शन या प्रो रेटा बेसिस। बेटा यहाँ जो पॉलिसी है वो है हमारी कौन सी पॉलिसी? फुल ईयर पॉलिसी। तो अब फुल ईयर पॉलिसी से बेटा हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो, दोनों तरह की पॉलिसीज आ सकती हैं एग्जाम में। और अगर कुछ ना बोले तो हम हमेशा मंथ वाइज पॉलिसी यूज करते हैं जो कि ज्यादा एक्यूरेट होती है। लेकिन अगर खुद लिखा हुआ है यहाँ पे नोट फुल ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो इसका मतलब ये फुल ईयर पॉलिसी। अब बेटा अगर आप देखें हमने 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकालनी है। पहला साल है 2013। 2013 में बेटा हमने एक मशीन खरीदी है 1 फरवरी में। कितने की खरीदी है सर? कॉस्ट है 1 लाख। पहली मशीन खरीदी 1 लाख की। डेप्रिसिएशन का रेट है सर 15% स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो कॉस्ट है उस पर हम हर साल क्या लगाएंगे? परसेंटेज। तो 1 लाख का हम लगा देंगे 15%, तो ये हो जाएगा 15,000। ऑल्दो अगर आप देख रहे हैं कि हमने एसेट जनवरी में नहीं खरीदा, फरवरी में खरीदा है, अगर आप इसके मंथ काउंट करें तो ये हमने 12 महीने यूज नहीं की बल्कि सिर्फ 11 महीने यूज किए। लेकिन चूंकि फुल ईयर पॉलिसी है तो हमें मंथ का चक्कर नहीं करना, हम पूरे 12 महीने की चार्ज करेंगे, चाहे हमने 1 महीना यूज की या 6 महीने यूज की या 11 महीने यूज की। सही है, ये कौन सी पॉलिसी हो गई? ये हो गई आपकी फुल ईयर। अब आ जाते हैं 13 के बाद अगले साल 14 के अंदर। 14 में अगर आप देखो बेटा हमने दो नई मशीन्स खरीदी हैं 70,000 की, लेकिन जो पुरानी वाली है वो अभी तक बेची नहीं है, वो कब जाके बेचेंगे? 16 में। तो जब हम 14 में जाएंगे तो हमारे पास पुरानी वाली मशीन भी पड़ी हुई होगी, कौन सी वाली? 1 लाख वाली। और जो नई खरीदी बेटा हमने वो भी हमारे पास होंगी, जो 35 की एक खरीदी है, दो खरीदी है 70 की, तो टोटल हो गया 170। तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि 1 लाख पे दोबारा 15% लगाएं और 70,000 पे अलग से लगाएं 15%। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो और फुल ईयर पॉलिसी हो तो ज्यादा आसान ये रहता है कि एक साथ सबको ऐड करके कर लें। वैसे अगर अलग अलग भी करें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन आसान रखने के लिए हम एक साथ ही कर रहे हैं। लेकिन रिड्यूसिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसमें हम अलग अलग करेंगे, 1 लाख पे अलग करेंगे और 70 वाली पे अलग करेंगे। यहाँ पे हम एक साथ कर रहे हैं, तो 170,000 पे या तो डायरेक्टली 15% लगा दें, सही है, तो ये आ गया 25,500। या ये भी कर सकते थे 1 लाख पे 15% लगाते, 15,000 आता, और 70,000 पे भी 15% लगाते, तो आ जाता 10,500। सही, तो 15,000 और 10,500 को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 25,500।
2 साल हो गए सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के, तीसरा साल है 2015। 15 के अंदर अगर आप देखें हमारे पास क्या सीन है, 15 के अंदर जो है वो हमने नई मशीन्स बाई की। 15 के अंदर सर हमने कोई मशीन ना तो खरीदी ना तो बेची, तो सर जो डेप्रिसिएशन पिछले साल लगी थी 14 में वही सेम लगेगी 15। क्यों सेम लगेगी सर? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सर अगर हम कोई एसेट बाय या सेल नहीं करते तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है सर, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगती है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है सर, अगर हम कोई मशीन बाय या सेल नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन में हमेशा डेप्रिसिएशन जो लगेगी सर वो इक्वल लगेगी। सही है। तो अब देखें यहाँ पे 14 और 15 में कोई चेंज नहीं आया मशीन में, वही दो मशीन थी, एक 1 लाख वाली थी और दो थी 70 वाली ना 35 वाली, तो सेम मशीन है तो डेप्रिसिएशन भी सेम होगी। अब आ जाते हैं 2016 में जो कि आखिरी साल है। 2016 में सर अगर हमने देखे, हमने मशीन बाय नहीं की बल्कि हमने डिस्पोज ऑफ की। तो सर यहाँ पे फुल ईयर पॉलिसी है, फुल ईयर में जिस साल हमने बेच दी लिखा हुआ है नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो पता चला सर कौन सी वाली मशीन बेच दी, 1 लाख वाली। तो सर जो मशीन बेच दी अब उसको तो डेप्रिशिएट करने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ किसको करेंगे, हम करेंगे इनको 70 वाली को करेंगे। तो 1 लाख वाली को क्यों नहीं कर रहे सर, क्योंकि 1 लाख वाली मशीन हम बेच चुके हैं। तो सर जो मशीन हमने डिस्पोज ऑफ कर दी उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं। तो कौन सी मशीन अभी भी यूज कर रहे हैं सर, वो हम यूज कर रहे हैं 70 वाली। तो सिर्फ 70 वाली को आप डिप्रिशिएट करेंगे, 70,000 का लगा देंगे 15%। सर वैसे तो स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल आती है, अनइक्वल कब आएगी, जब आएगी अनइक्वल सर या तो हम कोई नया एसेट बाय कर रहे हैं या पुराने एसेट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सही। तो अब आप देखें पहले साल हमारे पास एक मशीन थी 1 लाख की, तो उस पर हमने लगाया 15,000। नेक्स्ट ईयर 1 लाख वाली भी और 70 वाली भी मशीन बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई। फिर 2015 में सेम थी मशीन जो 14 में थी, इसलिए डेप्रिसिएशन सेम रही। और आखिरी साल में मशीन खरीदी नहीं बल्कि डिस्पोज ऑफ कर दी तो डेप्रिसिएशन कम हो गई। तो बेटा ये रफ वर्किंग है, ये नॉर्मली वर्किंग ये मांगता नहीं है, लेकिन अगर वो बोलेगा रिक्वायरमेंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो तो फिर हमें वर्किंग शो करनी होगी। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं मांगी हुई, यहाँ पे डायरेक्टली बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ। सही है। एक बार बेटा आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ गई, अब आप प्रोविजन का अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने में बस सिर्फ एक और रुकावट है और वो ये कि आपको डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री आनी चाहिए, जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो पहले जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद टी अकाउंट बनाना सीखें। डेप्रिसिएशन सर आपको पता है होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का जो नेचर होता है वो होता है डेबिट। तो हम एंट्री बनाएंगे सर, एईडी आपने पढ़ा हुआ है बेटा बचपन में, डेबिट होता है। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। सही है। इनकम स्टेटमेंट का नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इनकम स्टेटमेंट या बेहतर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखें, नया नाम है 2024 ऑनवर्ड्स। एग्जामिनर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी प्रिसाइज। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है क्योंकि जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब बजाय इसके कि हम मशीन को डायरेक्टली क्रेडिट कर दें, हम एक नया अकाउंट खोलेंगे सर, किस नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, ये होता है कॉन्ट्रा एसेट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है सर, कॉन्ट्रा एसेट सर एक ऐसी चीज होती है जो हमारे एसेट को कम करता है। इससे पहले सर आपने एक टॉपिक पढ़ा था वो है बैड एंड डाउटफुल डेट, उसमें भी हम एक प्रोविजन अकाउंट बनाते थे जिसका नाम होता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, सही है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है सर, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे एसेट को क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। तो बेटा मशीन एक एसेट है, लेकिन अगर प्रोविजन हम चार्ज कर रहे हैं तो प्रोविजन की वजह से मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, वो एक कॉन्ट्रा एसेट है। सही है जी। तो अब हम प्रोविजन का अकाउंट बनाना सीखते हैं सर, हमने 4 सालों का एक साथ ही अकाउंट बनाना होता है, अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना। प्रोविजन सर एक कॉन्ट्रा एसेट है तो इसका नेचर क्रेडिट होता है, अगर एसेट डेबिट होता है तो कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट होता है। तो पिछले सालों की जो डेप्रिसिएशन होगी वो बैलेंस बीडी हमेशा आएगा क्रेडिट पे, लेकिन चूंकि बिजनेस हमने स्टार्ट ही 2013 में किया है, तो याद रखें सर पहला जो साल होता है उसमें बैलेंस बीडी नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर है बैलेंस बीडी नहीं होता, अगर बैलेंस बीडी सर होता तो वो कहाँ आता, क्रेडिट पे आता। तो पहले साल की हमने बेटा एंट्री बना ली थी, सॉरी कैलकुलेशन हमने कर ली थी। 1 लाख का 15% क्या आ रहा था, 15,000। तो सर हमने एंट्री बनानी है
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट करना है और प्रोविजन का अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। सही है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि वो तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है, टी अकाउंट फॉर्म में नहीं बनता। तो ये हम प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हैं सर। प्रोविजन क्रेडिट होता है, जब भी प्रोविजन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए हम प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे हैं। किसकी वजह से सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वजह, जिसका पुराना नाम था इनकम स्टेटमेंट। अब इसको बैलेंस करेंगे सर, जितने भी एसेट हो गए या लाइबिलिटी हो गए या कॉन्ट्रा एसेट हो गए, उनको बैलेंस करना जरूरी है। तो सर इसका नेचर चूंकि क्रेडिट होता है, तो जो शॉर्ट साइड है वो हमेशा डेबिट आएगी, तो शॉर्ट साइड पे हमेशा क्या आ जाता है, बैलेंस सीडी। तो ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है सर। पहले से कोई मशीन थी नहीं क्योंकि बिजनेस ही नहीं था, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 15,000 है। तो अभी तक की टोटल भी कितनी है सर, 15,000। ये जो बैलेंस सीडी है सर, यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। सही है। अब अगले साल अगर आप देखें, हमारे पास जो है वो 1 लाख वाली मशीन भी थी और हमने 70 वाली और भी खरीद ली। तो हमने कैलकुलेशन पहले कर ली है सर, लास्ट स्लाइड में, लास्ट पेज पे 170,000 पे हमने लगाया था 15%, तो जो कि आ रहा था 25,500। दोबारा यही एंट्री बनाएंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो जब भी प्रोविजन बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले साल की सर 15,000 और दूसरे साल की 25,500, दोनों को ऐड कर दें, टोटल कितनी हो गई सर, 40,500। और अगेन इसको बैलेंस करना है सर, जो शॉर्ट साइड है वो आ जाएगी बैलेंस सीडी। अब चूंकि एक ही आइटम है बेटा यहाँ पे, तो उसको दोबारा टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम जाया होगा। तो मैंने क्या किया, टोटल के सामने ही क्या लिख दिया, बैलेंस सीडी लिख दिया, टोटल के सामने ही। तो यही बैलेंस सीडी भी है सर और यही टोटल भी। अगर इसको हम ऊपर लिखते हैं तो दोबारा इन दोनों को टोटल एक दूसरे के सामने करना होता है, तो फिर हमें दोबारा टोटल करना पड़ता है, तो लंबी हो जाती थोड़ी। ये जो बैलेंस सीडी है सर, वही अगले पीरियड में बैलेंस क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। सही है। अब थर्ड ईयर आ गया बेटा 2015 के अंदर। थर्ड ईयर में अगर आप देखें, हमने दोबारा डेप्रिसिएशन लगाई और डेप्रिसिएशन सेम थी क्योंकि कोई नई मशीन्स बाय नहीं की, तो जो डेप्रिसिएशन 14 में थी वही सेम होगी 15 में। दोबारा वही एंट्री बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा यहाँ डेबिट होगा और प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझाता चलूं। आपने अगर पहले टॉपिक पढ़ लिया बैड एंड डाउटफुल डेट, तो सर आपने एक चीज पढ़ी थी, जब डाउट बढ़ता है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो हम ये वाली एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। लेकिन अगर डाउट कम होता है तो बेटा फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ नहीं आता, बल्कि वो डेबिट साइड पे आ जाता है। लेकिन सर यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा डाउट बढ़ेगा, कभी भी डाउट कम नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पे ही आता है। सही, इस अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में यही फर्क है कि सर यहाँ पे जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, वो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट होगा तो जब डाउट बढ़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पे आएगा, जब डाउट कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे आएगा। लेकिन यहाँ सर कभी भी ऐसा नहीं होता, यहाँ हमेशा डिप्रिसिएशन बढ़ती है। सही है, तो प्रोविजन हमेशा यहाँ पे क्रेडिट ही होगा और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रेडिट पे ही आएगा, कभी भी डेबिट पे नहीं आ सकता। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं सर। पिछले साल तक 40,500 था, इस साल 25,500 हो गया, टोटल कितना हो गया, 66,000। तो ये पूरे का पूरा सर बैलेंस सीडी बन जाएगा और वही नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। आखिरी साल अगर देख लेते हैं, आखिरी साल बेटा 1 लाख वाली मशीन तो बेच दी थी, तो उसको तो हमने डेप्रिशिएट नहीं किया, तो सिर्फ किसको डेप्रिशिएट किया हमने, सही, आखिरी साल सिर्फ एक मशीन को डेप्रिशिएट किया जो कि थी 70 वाली। तो 70 वाली को जो है हमने डेप्रिशिएट किया था 15%, ये आ रहा था 10,500। दोबारा वही एंट्री बनाएंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस हमने बात कर ली, हमेशा क्रेडिट पे आएगा, दोनों को ऐड कर दें तो अभी तक की टोटल कितनी हो गई, ऑल टुगेदर 76,500। लेकिन आखिरी साल में एक मसला भी हुआ है सर, वो मसला क्या हुआ है, आखिरी साल में सर हमने एक मशीन बेच दी। याद रखें सर, अगर कोई मशीन बेच दी तो उसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने मशीन अकाउंट बनाना सीखा था। तो जब हम मशीन अकाउंट बना रहे थे तो सर जो मशीन बेच दी थी उसकी अभी तक की जितनी डिप्रिसिएशन है, सॉरी, जो मशीन बेच दी थी उसकी जो कॉस्ट थी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया था एक स्पेशल अकाउंट में और उसका नाम था डिस्पोजल। सही है, तो इसको मैं ऐसे बच्चों को याद रखवाता हूँ कि जो शख्स चला गया उसकी यादें भी मिटा दो। सही है, जो शख्स चला गया उसकी यादें भी मिटा दो, तो उसके व्हाट्सएप भी डिलीट कर दो। तो भाई जब मशीन ही हमारी जिंदगी में नहीं रही तो उसकी अभी तक की जितनी डिप्रिसिएशन है सर, क्या उसका कोई काम है, उसका कोई काम नहीं है। तो सर ये जो प्रोविजन है ये बाय नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है।
तो अब प्रोविजन को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिस्पोजल। पहले हम कॉस्ट अकाउंट बना रहे थे पार्ट ए में, तो कॉस्ट जो होती है, मशीन जो होती है वैसे डेबिट होती है, लेकिन जब मशीन बिक गई तो मशीन को हमने क्रेडिट कर दिया था। ऐसे ही सर जब मशीन हमारी जिंदगी में नहीं रही तो उसकी अभी तक की जितनी डिप्रिसिएशन है उसका भी कोई काम नहीं है। और प्रोविजन वैसे क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन प्रोविजन को हम रिवर्स करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। सही। तो जब हम कॉस्ट अकाउंट बना रहे थे तो वहां पे हमने डिस्पोजल में क्या लिखा सर, जो मशीन बेची उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखी क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंट था। लेकिन ये किसका अकाउंट है सर, ये अकाउंट है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, जो मशीन बिक गई उसकी टोटल डिप्रिसिएशन आएगी, अभी तक की टोटल डिप्रिसिएशन। सवाल ये आता है सर, जो मशीन हमने बेची वो अभी तक कितनी डिप्रिशिएट कर चुके हैं सर। अब हम देखते हैं, जो मशीन हमने बेची वो ओरिजिनली कब बाई की थी, February 13 में। सही। कितने की बाई की थी, 1 लाख। और हर साल डिप्रिसिएशन का रेट क्या है सर, 15%। तो हम एक काम करेंगे सर, पहले साल जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करी होगी हमने इस मशीन पे 1 लाख वाली पे, ये 2013 में की होगी। क्यों, क्योंकि हर साल हमारा ईयर एंड होता है दिसंबर में। अगर ईयर एंड हो रहा है हमारा दिसंबर में, तो स्टार्ट हुआ होगा जनवरी में। तो बेटा पहले साल जो हमारा एंड होगा February 13 के बाद दिसंबर कब आएगा, सबसे पहले दिसंबर आएगा 2013 में। तो हम बेटा डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2013। कितना परसेंट, स्ट्रेट लाइन, 1 लाख का 15%, 15,000। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में हम हर साल डिप्रिसिएशन इक्वल चार्ज करते हैं। सही है। तो यहाँ पे 2013 में भी 15,000 होगी, 14 में भी 15,000 होगी, 15 में भी 15,000। सर 3 साल तक हमने इसको डिप्रिशिएट करना है, 13, 14, 15। सर 16 में भी तो यूज की, 16 में क्यों नहीं कर रहे सर, चूंकि 16 में हमने बेच दी और चूंकि फुल ईयर पॉलिसी है, तो फुल ईयर पॉलिसी में सर जिस साल हमने बेच दी उस साल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। अगर ये मंथ वाइज पॉलिसी होती सर, तो हमें काम करते जनवरी से लेके अगस्त तक इसको डिप्रिशिएट करते, क्योंकि 1 सितंबर में तो हमने बेच दी। तो जनवरी से अगस्त शुरू के 8 महीने की डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी पड़ती। सही है, अगर ये मंथ वाइज पॉलिसी होती। और अगर वो बोलता नहीं कि भाई नो डिप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, नॉर्मली नो डिप्रिसिएशन वाला सीन जो है वो फुल ईयर में होता है। मंथ वाइज में नॉर्मली हमने मंथ काउंट करने होते हैं। है, जिस साल खरीदा उसमें भी मंथ काउंट करने होते हैं, जिस साल बेचा उस साल भी मंथ काउंट करने होते हैं। तो अब इन तीनों को ऐड कर देंगे सर, टोटल डिप्रिसिएशन आ गई 45,000। तो सर देखें, प्रोविजन वैसे क्रेडिट होता है, प्रोविजन को खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे सर, प्रोविजन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। प्रोविजन वैसे क्रेडिट होता है, प्रोविजन को खत्म करने के लिए डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। अब इसको बैलेंस करेंगे सर, बड़ी साइड कौन सी है, 76,500। सर जो शॉर्ट साइड है वहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। और ये जो बैलेंस सीडी है सर, वही नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। सही है, 31 दिसंबर ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है वही क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो ये हमने क्या बनाना सीख लिया सर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सही, जिसका दूसरा नाम होता है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमने डिस्पोजल का अकाउंट बनाना और ये भी बताना है कि कितना गेन आ रहा है या कितना लॉस आ रहा है। याद रखें बेटा, जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो उस पे क्या आता है, उसमें आता है गेन या लॉस। सही है, जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो उस पे आता है गेन या लॉस। बल्कि हम एक काम कर लेते हैं, गेन या लॉस पे जाने से पहले हम जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस भी देख लेते हैं। सही है, ताकि फिर दोबारा जो है वो क्वेश्चन हमें पूरा ना करना पड़े। तो अब इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस में देख लेते हैं क्या चेंज आ रहा है। सर रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर चेंज कुछ ऐसा है कि हाँ, तो बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चेंज होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर ये जो मशीन अकाउंट है बेटा, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज बनेगा जो हमने पहले बनाना सीखा था। सही है, तो मशीन का जो कॉस्ट अकाउंट है वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो हमने पहले बनाया था। जो चीज चेंज होगी सर, वो आपकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। सही, तो जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन सीखी ना, वैसे ही बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस की कैलकुलेशन सीख लेते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में चेंज है, बाकी टी अकाउंट बनाना जो है वो 100% सेम है। अब जरा देख लेते हैं बेटा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस से हम इसको कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। इसी सवाल को अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस से सॉल्व करें तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जरा देखते हैं। थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, रिड्यूसिंग बैलेंस ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ये सवाल तो आसान है। तो अब आप देखो बेटा, हमने बात की थी रिड्यूसिंग बैलेंस से, अगर हम करें, यहाँ लिखा हुआ है 20% चार्ज करो रिड्यूसिंग बैलेंस।
रिड्यूसिंग बैलेंस में से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अलग-अलग वर्किंग करें, मशीन ए पे अलग वर्किंग करें और बी और सी पे अलग वर्किंग करें। बी और सी और ए यहाँ नाम दिए हुए नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया। एग्ज़ाम में पास पेपर में अगर मल्टीपल मशीन्स होंगी और मंथ वाइज़ पॉलिसी होगी तो वो नाम बता देगा। ये जो 1 लाख वाली मशीन है इसको मैंने नाम दे दिया है मशीन ए और जो बाकी 2 मशीन्स हैं उसको मैंने नाम दे दिया बी और सी और एक टोटल का कॉलम बना है। तो अब हम देखते हैं सर पहली मशीन हमने कब खरीदी थी 2013 में फरवरी में। अब यहाँ फरवरी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि यहाँ फुल ईयर पॉलिसी। सर तो रेट यहाँ पे 15 नहीं है बल्कि 20% है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में हम पहले साल कॉस्ट पे परसेंटेज लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सर रिड्यूसिंग में भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे हम लगा देंगे परसेंटेज। तो कॉस्ट कितनी है सर 1 लाख, सही है। अब 15 के बजाय हम 20% लगा देंगे। पहले साल बेटा कैलकुलेशन सेम होती है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो। तो अब आप देखो मशीन बी और सी तो अभी तक हमने बाय नहीं की, पहले साल सिर्फ एक मशीन है, कौन सी वाली, मशीन है। तो बेटा यही हमारी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल की। वहां 15,000 आ रही थी क्योंकि 1 लाख का 15% लगाया था, यहाँ 1 लाख का 20% लगा रहे हैं तो 20,000 आ रही। सही है। तो एक साल के बाद अगर आप देखें मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, एनबीवी 80,000 रह गई। एनबीवी क्या होती है सर, एनबीवी होती है नेट बुक वैल्यू, सही है, जिसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। सही, कैरिंग वैल्यू जिस अमाउंट पे हम कैरी कर रहे हैं अपनी बुक्स में ना, कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, एनबीवी नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। और कुछ पुराने सवालों में इसको रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, सही है। लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मली ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करता एग्जामिनर कैम्ब्रिज का, रिटन डाउन वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू ज्यादा वर्ड यूज करता है ए लेवल्स में और ओ लेवल में ज्यादा वर्ड यूज करता है एनबीवी नेट बुक वैल्यू। तो दोनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। सही, जो 1 लाख की मशीन थी एक साल के बाद डिप्रिशिएट होने के बाद अब उसकी औकात कितनी रह गई, 80,000। तो देसी जबान में इसको औकात बोलेंगे मशीन की। सही है। अब आप देखें अगला साल है 2014। तो 14 में अगर आप देखो वो जो 1 लाख वाली मशीन है वो 80 की रह गई और दो नई मशीन भी हमने 14 में बाय कर ली। कितने की, 35 की एक थी तो दो थी 70 की। अब यहाँ मंथ वाला चक्कर नहीं है। अगर आप देखो हमने फरवरी में खरीदी थी लेकिन हमने 11 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं लगाई, पूरे 12 महीने की लगाई है। और यहाँ पे भी हमने अगस्त में खरीदी है। तो अगर आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, शुरू के 7 महीने तो गुजर चुके हैं। सिर्फ 5 महीने हमने यूज करनी है लेकिन हम लगाएंगे पूरे 12 महीने की। बेटा अब जो नेक्स्ट ईयर है 2014 है, वो जो 1 लाख वाली मशीन है, अब रिड्यूसिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं कि जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन होती है सर पहले उसको माइनस कर देते हैं और अब जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है एनबीवी या कैरिंग वैल्यू उस पर परसेंटेज लगाते हैं। तो अब हम बेटा 1 लाख पे नहीं लगाएंगे बल्कि किस पे लगाएंगे, 80,000 पे लगाएंगे 20%। 1 लाख के बजाय किस पे लगाएंगे, 80,000। तो 80,000 का अगर हम 20% लगा लें तो सर ये आ गया 16,000। कितना आ गया, 16,000। ऐसे ही सर अगर आप बी और सी की हम बात करें तो अब हम इस पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इस पे हम डायरेक्टली 70 पे लगाएंगे क्योंकि पहला साल है। याद रखो पहला साल होगा किसी भी एसेट का तो उसमें डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। सही है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग। स्ट्रेट लाइन में तो हर साल कॉस्ट पे लगाएंगे लेकिन रिड्यूसिंग में पहले साल कॉस्ट पे लगाएंगे और अगले साल ऑनवर्ड्स हम नेट बुक वैल्यू पे लगाएंगे। पहले साल सर नेट बुक वैल्यू पे क्यों नहीं लगाते, क्योंकि पहले साल नेट बुक वैल्यू होगी नहीं, पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट होगी। तो बेटा 70,000 पे लगा दें, कितना परसेंट, 20%। तो 80,000 का भी 20% लगा दिया और 70 पे भी 20% लगा दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, मशीन ए की डेप्रिसिएशन है 16 और बी की कितनी है 14, दोनों को ऐड कर दें, टोटल कितनी हो गई सर, ये हो गई 30। सही, अगर आप देखें बेटा सवाल के अंदर ये जो 80 वाली मशीन थी 2 साल के बाद 16,000 और वैल्यू इसकी गिरी तो 2 साल के बाद अब इसकी औकात रह गई 64, ये एनबीवी है। और जो 70 वाली है एक साल के बाद इसकी वैल्यू रह गई 56। तो जो कि बेटा हमारा थर्ड ईयर है 2015, जब हम 2015 में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अब बताओ 1 लाख पे लगाएं 20% या 80 पे लगाएं या 64,000 पे लगाएं 20%, किस पे लगाएं जी, 64,000 पे लगाएंगे, जो अपडेटेड एनबीवी है उस पे लगाएंगे। और यहाँ पे किस पे लगाएं, 70 पे या 56 पे, 56,000 पे 20% लगाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे सर, 12,800 मशीन ए की है और बी और सी की 11,200, दोनों को ऐड कर लिया, टोटल हो गई 24। अब बेटा 64 में से 12,800 मजीद वैल्यू गिर गई, अब कितनी वैल्यू रह गई एनबीवी, 51,200। और 56 में से 11,200 वैल्यू और गिर गई तो कितनी रह गई, 44,800। अब आप देखें बेटा आखिरी साल आ गया 2016। 2016 में बेटा एक मशीन हमने बेच दी, कौन सी वाली, 1 लाख वाली। फुल ईयर पॉलिसी में हम क्या करते हैं बेटा, जो मशीन बेच दी उसको डेप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ उसको करते हैं जो अभी भी हमने यूज करनी है।
तो कौन सी वाली बेच दी सर हमने, मशीन जो है वो ए बेच दी, तो जो ए बेच दी उस पे आगे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अब 2016 में चूंकि मशीन है नहीं हमारे पास, तो उसको हम डिप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। तो अब सिर्फ किसको करेंगे सर, 44,800 वाली को करेंगे, और 44,800 पे अब लगा देंगे कितना परसेंट, 20%। आखिरी साल में सिर्फ यही मशीन है तो ये आ जाएगी 8960। तो बेटा इनको टोटल कर लेते हैं। 2013 की ये मशीन है टोटल, 2014 की है। अच्छा, इन सबको ऐड नहीं करना क्योंकि सब अलग अलग साल है, सही। तो चारों सालों को हमने टोटल नहीं करना होगा, ईयर वाइज टोटल करना होगा, सही है। मशीन वाइज टोटल हम कर रहे हैं, और हर साल का हम टोटल कर रहे हैं, सही। जैसे मशीन वाइज हम कर रहे हैं कि 2013 में टोटल डिप्रिसिएशन इतनी है, ईयर वाइज कर रहे हैं 2014 में इतनी है, दोनों मशीन्स की मिला के 2015 में इतनी है, 16 में इतनी है। तो पहले हमने स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन देखी थी, और ये हमने कैलकुलेशन कर ली रिड्यूसिंग बैलेंस, सही है। तो ये जो प्रोविजन अकाउंट है, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ। डिप्रिसिएशन की एंट्री अभी हमने पढ़ ली है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा डेबिट होगा, और प्रोविजन हमेशा होगा क्रेडिट, इस पर हमने बात कर ली है। प्रोविजन अकाउंट बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे सर, आपने जो पहले बनाना सीखा था, सही है। पहला साल है तो बैलेंस बीडी नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पे आएगा। क्या एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और प्रोविजन, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अगेन जो शॉर्ट साइड है सर, वहां बैलेंस सीडी आएगा, और वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। अगले साल दोबारा ये एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ये हम पहले वर्किंग कर चुके हैं, पहले हमने स्ट्रेट लाइन से बनाया था, अब आप रिड्यूसिंग से बना रहे हैं, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड से चल रहा हूँ, वरना फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। फिर थर्ड ईयर आ गया, अभी तक की टोटल 50 हो गई। थर्ड ईयर दोबारा एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, तो टोटल हो गई 74। अगेन ये बैलेंस सीडी बन जाएगा, और वही अगले साल बैलेंस बीडी बन जाएगा। आखिरी साल दोबारा वही एंट्री, हमने बात कर ली थी कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रेडिट पे आएगा, कभी भी डेबिट पे नहीं आएगा। जो शॉर्ट साइड है सर, सॉरी, पहले डिस्पोजल आएगा। अगर हमने कोई एसेट बेच दिया तो उसकी अभी तक की जितनी डिप्रिसिएशन है उसका कोई काम नहीं है, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, डिस्पोजल, सही है। तो जो अभी तक की टोटल डेप्रिसिएशन है वो डिस्पोजल में आई। सवाल ये आता है सर, जो मशीन बेची उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आई। जब हम स्ट्रेट लाइन कर रहे थे तो बेटा हर साल डेप्रिसिएशन सेम थी, तो हमने लगाया था 1 लाख का 15,000, और 3 सालों का लगाया 15,000 के हिसाब से, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ रहा था 45। लेकिन यहाँ पे बेटा तीनों सालों की सेम नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है 48,800। कैसे आई बेटा, एक नजर यहाँ देख ले। पहले साल हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की 1 लाख का 20% 20,000 की। अगले साल क्या किया, 80,000 का 20% किया, 16,000। और तीसरे साल क्या किया बेटा, हमने जो है 64,000 का 20% चार्ज किया, 12,800। तो अगर आप देखो बेटा, ये जो तीन है ये हमारे काम के हैं। पहले साल की 20 है, दूसरे साल की कितनी है 16, और तीसरे साल के 12,800। तीनों को ऐड कर दें, 20, 16 और 12,800, ये आ रही है 48,800। तो बेटा ये जो टोटल डिप्रिसिएशन है इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल में, और जो बच गया सर वो बैलेंस सीडी, और वही अगले पीरियड में बैलेंस बीडी। तो सर हमने यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट बना लिया। कॉस्ट अकाउंट सेम बनता है चाहे स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग हो। प्रोविजन अकाउंट भी सेम बनता है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन चेंज होती है। तो हमने सीख ली सर स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेशन कैसे करनी है और आरबीएम से कैसे करनी है। तीसरी रिक्वायरमेंट है बेटा, हमने डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। डिस्पोजल अकाउंट का सर मकसद क्या होता है, गेन या लॉस रिकॉर्ड करना। सवाल ये आता है, पहले सर गेन या लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा या पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो सर जवाब ये, पहले गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। अब गेन या लॉस कैलकुलेट कैसे होता है बेटा, बहुत आसान है, दोनों से हम करके देख लेते हैं, सही है। जब हम बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे थे तो उसका गेन या लॉस देख लेते हैं कैसे निकलेगा। ये हमने वर्किंग कर ली थी सर, ये जो मशीन थी 1 लाख की खरीदी थी, 3 सालों में 15 15 15 45 हमने डिप्रिशिएट कर दिया। 1 लाख में से 45 वैल्यू गिर गई सर, कितनी वैल्यू रह गई, 1 लाख माइनस 45, वैल्यू रह गई 55। ये जो 55 रह गई सर ये कहलाएगी एनबीवी, जिसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। और ये जो एनबीवी है 55 की चीज अब हमने बेच दी। कितने में बेच दी सर, यहाँ पे बता रहा है, ये हमने बेच दी फॉर 40,000। तो सर 55 बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से हमने ज्यादा में बेच दी या कम में बेच दी, सही। बुक वैल्यू से सर हमने कम में बेच दी, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, वो कहलाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर बुक वैल्यू है सर 55, अगर 55 से ज्यादा में बेच देते, फॉर एग्जांपल 60 में बेच देते, तो जो 5,000 का डिफरेंस आता वो माइनस में आता, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता गेन ऑन डिस्पोजल। तो याद रखें सर, जब भी एग्जामिनर आपसे कहता है कि गेन या लॉस सर कैलकुलेट करो, तो आपने ये वर्किंग करनी।
कैलकुलेशन कैसे होगी, कॉस्ट में से अभी तक की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनबीवी आ जाएगी, एनबीवी में से माइनस करेंगे डिस्पोजल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब जितने में हमने बेचा, अगर बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा तो गेन और कम में बेचा तो लॉस। तो ये हमने बेटा क्या बनाना सीख लिया, ये हमने बनाना सीख लिया गेन या लॉस को कैलकुलेट करना सीख लिया। सर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, अभी हम वर्किंग कर चुके हैं आधी। अगर आप देखो बेटा ये जो मशीन थी इसको हमने यूज किया 3 सालों तक, 3 साल के बाद बेटा ये जो मशीन थी इसकी औकात रह गई 51,200, देखें 51,200 तक हमने निकाल लिया था। अब आप देखो ये जो 51,200 वाली मशीन है ये हमने कितने में बेच दी, यहाँ बता रहा है सर 40 में बेच दी। तो अब सवाल ये आता है बुक वैल्यू से ज्यादा में बेच दी या कम में, बताओ। बुक वैल्यू से सर कम में बेची, बुक वैल्यू ज्यादा है बेटा और हमने कम में बेची, अगर बुक वैल्यू से कम में बेची तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल कहलाएगा। और अगर 51,200 से ज्यादा में बेच देते, फॉर एग्जांपल 52,000 में बेच देते तो $800 का क्या आ जाता, गेन आ जाता। बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू से ज्यादा में बेचेंगे तो गेन और कम में बेचेंगे तो लॉस। सही है, तो ये गेन या लॉस की कैलकुलेशन हो गई। सवाल ये आता है सर यहाँ आपसे कैलकुलेशन मांगी है या अकाउंट मांगा है। सर यहाँ पे तो हमसे अकाउंट मांगा है। सर यहाँ पे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने से पहले आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी और वो है डिस्पोजल की एंट्रीज। क्या बनाना सीखनी है सर, डिस्पोजल की एंट्रीज। जी, याद रखो बेटा जब भी नॉन करंट एसेट बिकता है तो या तो वो बोलेगा गेन या लॉस कैलकुलेट कर दो, या तो वो बोलेगा डिस्पोजल की एंट्रीज बनाओ, या तो वो बोलेगा डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ। चूंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है सर तो इसमें मैं तीनों चीजें आपको बनाना सिखा रहा हूं। पहले मैंने आपको गेन या लॉस कैलकुलेट करना सिखाया, अब मैं आपको गेन या लॉस कैलकुलेशन के बाद डिस्पोजल की एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा और आखिरी में मैं आपको सिखाऊंगा कि गेन या लॉस कैलकुलेट कैसे होगा, सॉरी गेन या लॉस का अकाउंट कैसे बनाएंगे, डिस्पोजल का अकाउंट। तो अब हम एंट्रीज बनाना सीखते हैं। याद रखो सर जब भी नॉन करंट एसेट बिकेगा तो हम 4 एंट्रीज बनाएंगे। कितनी एंट्रीज बनाएंगे सर, 4 एंट्रीज बनाएंगे। कौन कौन सी 4 एंट्रीज बनाएंगे, सबसे पहली एंट्री जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट की। यहाँ क्या चीज बेच रहे हैं सर, मशीन बेच रहे हैं। मशीन जो है वो एसेट होता है, उसका नेचर होता है डेबिट, लेकिन जब मशीन बिक गई तो मशीन का काम खत्म हो गया तो मशीन का अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मशीन का अकाउंट मतलब मशीन का कॉस्ट अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगर मशीन क्रेडिट हो रही है तो सर डेबिट पे क्या आएगा, डेबिट पे सर यहाँ पे आ जाएगा डिस्पोजल। याद रखो बेटा ये जो 4 एंट्रीज हैं हर एंट्री में एक साइड पे डिस्पोजल आना जरूरी है। सही, चूंकि हम डिस्पोजल की एंट्रीज बना रहे हैं तो हर एंट्री में एक साइड पे आएगा डिस्पोजल। अगर मशीन बिक गई तो मशीन क्रेडिट हो गई, अगर मशीन क्रेडिट हो गई तो डिस्पोजल डेबिट। सेकेंड एंट्री बेटा जब मशीन हमारी जिंदगी में नहीं रही तो उसकी अभी तक की जितनी डिप्रिसिएशन है क्या उसका कोई काम है, नहीं उसका कोई काम नहीं है। सर अब मैं ये जो डिस्पोजल अकाउंट मैंने बनाया, सॉरी ये जो प्रोविजन अकाउंट बनाया है ये बनाया आपका रिड्यूसिंग बैलेंस से। तो मैं अब जो डिस्पोजल अकाउंट और एंट्रीज बनाना सिखा रहा हूं आपको वो रिड्यूसिंग से सिखा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, सब कुछ बाकी सेम होगा। सही है, तो अब देखें बेटा जो मशीन हमने बेची वो अभी तक कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है 3 सालों में, 48,800। तो प्रोविजन बाय नेचर आपको पता है क्रेडिट होती है, लेकिन प्रोविजन को खत्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, डेबिट हो जाए। प्रोविजन का बेटा दूसरा नाम है यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अभी तक का टोटल। तो अगर प्रोविजन बेटा डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, डिस्पोजल। सर हर एंट्री में एक साइड पे डिस्पोजल आएगा। डिस्पोजल कहां आएगा सर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल का अपना कोई दीन ईमान नहीं है। क्यों सर, अगर मशीन क्रेडिट हो रही है तो डिस्पोजल डेबिट पे आ जाएगा, और प्रोविजन वैसे क्रेडिट होता है लेकिन प्रोविजन को खत्म करने के लिए अगर हम डेबिट करेंगे, अगर प्रोविजन डेबिट हो जाएगा तो डिस्पोजल कहां आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। थर्ड एंट्री बेटा जब हमने एसेट बेचा, पैसे आए या नहीं आए, पैसे आए। कितने में बेची है सर मशीन, 40,000, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। सही, और अगर उधार पे बेचते सर तो बैंक नहीं आता, अगर उधार पे बेचते तो बैंक की जगह बंदे का नाम आ जाता मिस्टर एक्स। सही है, लेकिन अगर यहाँ पे पैसे आ गए तो हम बैंक लिखेंगे, अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, डिस्पोजल। सही, अगेन डिस्पोजल कहाँ आएगा याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट एंट्री सर गेन हुआ या लॉस, सर यहाँ पे अभी हमने देख लिया था लॉस हुआ था। लॉस का नेचर क्या होता है सर, डेबिट, इसीलिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट का नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन से भी इसको सॉल्व किया, रिड्यूसिंग से भी, दोनों से लॉस आ रहा है लेकिन दोनों से वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। सही है,
तो जो कॉस्ट अकाउंट की एंट्री है वो तो सेम होगी स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग में। प्रोविजन की वैल्यू चेंज होगी, स्ट्रेट लाइन में जो प्रोविजन आ रहा था वो 45,000 आ रहा था, लेकिन रिड्यूसिंग में आ रहा है 48,800। बैंक की वैल्यू सेम रहेगी जितने में हमने बेचा, गेन या लॉस की वैल्यू चेंज हो गई थी। सही, वहां पे गेन या लॉस कुछ और आ रहा था, वहां भी लॉस आ रहा था, यहाँ भी लॉस आ रहा है, लेकिन वैल्यू का फर्क आ रहा है। सही है जी। तो 15,000 का शायद लॉस आ रहा था हमारा स्ट्रेट लाइन में। सही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया। इनकम स्टेटमेंट का नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल कहाँ आ जाएगा सर? क्रेडिट आ जाएगा। और अगर यहाँ गेन होता तो ये वाली जो एंट्री है सर वो रिवर्स हो जाती, डिस्पोजल जो क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट हो जाता। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारी क्रेडिट हो जाती। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कब होगी सर? जब गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगी। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा तो डिस्पोजल क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। सही, आई होप आपको एंट्रीज बनाना आ गई। सवाल ये आता है सर यहाँ पे क्या एंट्रीज मांगी है, अकाउंट मांगा है सर? यहाँ तो अकाउंट मांगा है। तो सर यही एंट्रीज देखते हुए क्या आप इसका अकाउंट बना सकते हैं? बहुत आसान है सर। डिस्पोजल अकाउंट जो होता है उसमें कोई बैलेंस बीडी या सीडी वाला सीन नहीं होता। डिस्पोजल अकाउंट सर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो सिर्फ किसके लिए होता है? गेन या लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सर अगर आप देखो डिस्पोजल अकाउंट में पहली एंट्री क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। अगर डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है सर? मशीन। तो अगर डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो रेफरेंस में हम लिख देंगे मशीन। इसमें हम वो डेट डालेंगे जिस डेट को हमने एसेट बेचा। किस डेट को बेचा सर? 1 सितंबर। सेकेंड एंट्री बेटा, जब हम मशीन हमारी जिंदगी में नहीं रही तो उसकी टोटल डिप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। तो अभी हमने देख लिया था सर, प्रोविजन जो है वैसे क्रेडिट होता है, प्रोविजन को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं सर? डेबिट कर रहे हैं। अगर प्रोविजन डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाए। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। दोनों जगहों पे मैंने एक बार डेट डाल दी 1 सितंबर। 1 सितंबर सर वो डेट है कि जिस डेट को हमने एसेट बेचा। थर्ड एंट्री बेटा, जब एसेट बेचा तो बैंक अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल क्या हो रहा है? क्रेडिट। यहाँ बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, तो डिस्पोजल को हम क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस पे बैंक लिख देंगे। और अगर उधार पे बेचते तो बैंक की जगह बंदे का नाम आ जाता मिस्टर एक्स। आखिरी एंट्री अगर आप देखें सर, गेन या लॉस, लॉस हो रहा है तो लॉस का नेचर डेबिट होता है। लॉस या एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है सर? वो हमारे कैपिटल को कम करता है। सही है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट का नया नाम। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है सर, इसमें हम 1 सितंबर की डेट नहीं डालेंगे बल्कि इसमें ईयर एंड की डेट डालेंगे। कौन से साल में हमने एसेट बेचा है? 2016 में। तो यहाँ डेट डाल देंगे 31 दिसंबर 2016। सही है, तो इनकम स्टेटमेंट जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें 1 सितंबर की डेट नहीं आएगी बल्कि 31 दिसंबर की डेट आएगी। सही है, अब इनको दोनों साइड्स को सर हम बैलेंस कर लेते हैं। चूंकि डिस्पोजल अकाउंट है सर, ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, इसमें कोई बैलेंस बीडी या सीडी वाला सीन नहीं होता। ये डिस्पोजल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है सर? ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। सही, तो देखें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। अगर गेन होता सर तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट के बजाय डेबिट पे आ जाता। बाकी ये तीन चीजें अपनी जगह पे रहेंगी, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग हो, गेन हो या लॉस हो। कॉस्ट की एंट्री हमेशा डेबिट पे आएगी, प्रोविजन की एंट्री हमेशा क्रेडिट पे आएगी। बैंक या कस्टमर, बंदे का नाम लिख देंगे अली, वो यहीं आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस से अपनी जगह चेंज करेगा। अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ लिख रहे हैं। सही, और अगर गेन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। फिर हम ये एंट्री बनाएंगे डिस्पोजल डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो आई होप आपको भाई डिस्पोजल अकाउंट बनाना आ गया। सही, लास्ट रिक्वायरमेंट है बेटा, वो भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। और हमने बनाना है एक्सट्रैक्ट इनकम स्टेटमेंट का और एसओएफपी का। इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब बेटा? पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का वो पार्ट बनाना है जिसमें क्या आता है? इनकम और एक्सपेंसेस आता है। तो आपको पता है वैसे तो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है सेल्स से, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं आती। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट्स। सही है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस सारे आते हैं जीपी के बाद। चूंकि बेटा यहाँ 4 सालों की रिक्वायरमेंट है तो हमने 4 कॉलम बना लिए। सही है, और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह लिख दिया एक्स। एक्स क्यों लिखा सर? क्योंकि इस तरह के सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो उसकी जगह हम लिख देंगे एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सर हम ऐड करते हैं अदर इनकम। अदर इनकम में सर यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक चीज आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। वैसे तो अदर इनकम में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, लेकिन यहाँ बेटा अदर इनकम में एक ही चीज आती है,
और वो आता है गेन ऑन डिस्पोजल। सही है, अगर गेन ऑन डिस्पोजल है तो वो यहाँ आएगा, वरना यहाँ पे और कोई चीज नहीं आएगी। इस सवाल में तो गेन है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर गेन होगा तो इधर आएगा। एक्सपेंसेस में वैसे बहुत सारी चीजें आती है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, लेकिन चूंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे बेटा सिर्फ वो एक्सपेंसेस हैं जो डिप्रिसिएशन के हवाले से हैं। यहाँ पे एक एक्सपेंस आएगा डिप्रिसिएशन, सही, और एक एक्सपेंस आएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या आएगा सर? लॉस ऑन डिस्पोजल। तो सर डेप्रिसिएशन अब डिपेंड करेगा, आपने स्ट्रेट लाइन से सॉल्व किया है, रिड्यूसिंग से, चूंकि मैं रिड्यूसिंग से भी कर रहा हूँ। सही, स्ट्रेट लाइन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहले साल एक ही मशीन थी 1 लाख की, उसमें हमने लगाया था 20%, 20,000, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अगले साल बेटा वो जो 1 लाख वाली मशीन थी वो 80 की रह गई थी, उस पर हमने 20% लगाया, और नई मशीन भी खरीदी थी 70 की, तो 70 पे भी लगाया कितना परसेंट? 20%। तो दोनों को ऐड करके आ रहा था 30,000, ये कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। 2015 में भी बेटा हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं 24, और आखिरी साल में एक मशीन बेच दी थी, तो उससे वो मशीन रह गई थी 70 वाली, और उसको हमने डिप्रिशिएट किया था रिड्यूसिंग से, तो ये आ रहा था 8960। तो स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज कुछ और आ रही थी, और रिड्यूसिंग में वैल्यूज ये आ रही। ये जो हमने अलग अलग किया था ना कॉलम बना के, ए, बी और सी, वो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर अगर आप देखें यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा है, और हमने लॉस जो किया है आखिरी साल में किया है, क्यों? क्योंकि हमने एसेट बेचा है आखिरी साल। तो बेटा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट मांगेगा इस टॉपिक में, तो बस सिर्फ ये तीन चीजें आ सकती हैं। सही, या गेन आएगा या लॉस आएगा। ये भी हो सकता है एक एसेट पे गेन हुआ है और एक पे लॉस हुआ है, तो जिस पे गेन हुआ है वो यहाँ गेन में लिख देंगे अदर इनकम में, और जो लॉस हुआ है उस पे एक्सपेंस में लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह के सवाल में गिवन नहीं है, तो इसलिए इसको हम एक्स लिख देंगे। और नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लास्ट रिक्वायरमेंट है बेटा, आपने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। बैलेंस शीट पुराना नाम है, नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट पुराना नाम है, नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चूंकि हमने यहाँ पे एक साल का नहीं बना रहा है, 4 साल का बनाना है, तो हमने 4 कॉलम बनाए। नॉर्मली तो आपको पता है हम 3 कॉलम्स बनाते हैं, याद है, कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और एनबीवी, लेकिन यहाँ पे हम एक ही कॉलम बना रहे हैं। सही है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाल देंगे। आपने एसएफपी पहले बनाई है, 3 कॉलम्स, कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड, एनबीवी। तो यहाँ पे हम पहले मशीन की कॉस्ट लिख देंगे, यहाँ हम वर्टिकली लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक साल नहीं, यहाँ पे 4 साल है। मशीन की कॉस्ट आ गई, फिर आ गया अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और फिर आ गई एनबीवी, नेट बुक वैल्यू। सही, तो अब सबसे पहला साल है बेटा 2013। 2013 में जो है बेटा हमारे पास मशीन है, और वो कौन सी है सर? 2013 में, 2013 में हमारे पास जो है वो एक मशीन हमने खरीदी थी, कितने वाली? 1 लाख वाली। तो ये आ जाएगी सर 2013 में एक मशीन कौन सी वाली? 1 लाख वाली, ये आ गई 2013 में। और इसके अलावा क्या है सर? 2013 में हमारे पास 2014 में बेटा हमने एक और मशीन खरीदी, कितने की? वो खरीदी सर हमने 70 की। तो 1 लाख वाली पहली मशीन बेटा, और नई खरीदी 70 की, तो 1 लाख और 70 दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 170। तीसरे साल बेटा हमने एक नई मशीन खरीदी, कितने की? वो खरीदी हमने, बल्कि नहीं खरीदी, सही, थर्ड ईयर में बेटा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो दोबारा 170 आ जाएगा। और आखिरी साल में सर एक मशीन बाय नहीं की बल्कि डिस्पोज ऑफ कर दी, कौन सी वाली सर? 1 लाख वाली। तो 170 में से 1 लाख चला गया, कितना रह गया? 70। सर अगर आपको याद हो, हमने शुरू में बनाया था मशीन का कॉस्ट अकाउंट, याद है सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो जो कॉस्ट अकाउंट है उसके हमने सारे बैलेंस सीडी उठाने हैं। क्या उठाने सर? सारे के सारे बैलेंस सीडी। तो अगर आप देखो बेटा पहले साल बैलेंस सीडी कितना आ रहा था, चेक करें। पहले साल बैलेंस सीडी आ रहा है 1 लाख, दूसरे साल 170, तीसरे साल दोबारा 170, और आखिरी साल ओनली 70। तो याद रखें एसओएफपी में सारे क्या आते हैं? बैलेंस सीडी आते हैं। सही है। और अब आ जाते हैं सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ऊपर। ये कैसे आएगी सर प्रोविजन? बेटा इनकम स्टेटमेंट जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या आता है कि इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, लेकिन एसओएफपी में सर इस साल की नहीं आती, बल्कि एसओएफपी में आती है अभी तक की टोटल। अभी तक की टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आती है? अब ये कैसे आएगी सर? पहले साल की 20 है, तो अभी तक की टोटल भी कितनी होगी? 20। नेक्स्ट ईयर बेटा 20 तो पहले ही चार्ज कर चुके थे, 30 और चार्ज कर दिया, दोनों को ऐड कर दें, 20 प्लस 30, अभी तक की टोटल कितनी हो गई? 50। अब आप देखें 50 तक तो हम पहुंच चुके हैं, या तो 50 में 24 और ऐड कर दें तो ये 74 हो जाएगी, या इन तीनों को एक साथ ऐड कर दें, 20 प्लस 30 प्लस 24, इन तीनों को ऐड करके भी ये आएगा। या तो 50 प्लस 24 करें, या 20 प्लस 30 प्लस 24 करें, बात एक ही, 74।
और अब 74 तक तो पहुंच चुके हैं। अब इसमें 8960 और ऐड कर देंगे। 74 में अगर हम 8960 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 82960। लेकिन आखिरी साल में बेटा एक मसला भी हुआ है, और वो मसला क्या हुआ है आखिरी साल में कि एक एसेट हमने बेच दिया। तो सर जो एसेट बेच दिया उसकी अभी तक की जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसका कोई काम नहीं था, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया था डिस्पोजल में। सही। और अगर आपको याद हो जो एसेट बेचा उसकी टोटल डेप्रिसिएशन थी रिड्यूसिंग बैलेंस में आरबीएम में, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं, वो थी 48,800। तो बेटा 74 में 8960 ऐड करें, ये आ रहा है 82960। इसमें से 48,800 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 34160। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सारे बैलेंस सीडी उठा लें किसके, प्रोविजन अकाउंट के। तो अगर आप देखें अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रोविजन अकाउंट बनाना सीखा है। पहले साल बैलेंस सीडी कितना है 20, दूसरे साल कितना है 50, तीसरे साल 74 और आखिरी साल 34160। प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा ये वैल्यूज जा रही हैं हर साल की डेप्रिसिएशन, और एसओएफपी में आता है अभी तक का टोटल। तो ये 4 सालों के टोटल आ गए। तो ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, कैसे आई थी 74 में 8960 ऐड की थी 82960, इसमें से 48,800 माइनस कर दी, कितना रह गया 34160। तो ये 34160 सर टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। कॉस्ट में से अगर अक्यूमुलेटेड माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है एनबीवी। सही है, नेट बुक वैल्यू, जिसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो आई होप बेटा आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए। से इंशाल्लाह आगे फिर हम मंथ वाइज जो है वो डेप्रिसिएशन के कुछ सवाल देखेंगे। ये हमने जो किया स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग किया फुल ईयर पॉलिसी के साथ।